नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बंगाल विभाजन और उसके खिलाफ हुए बंग भंग आंदोलन को। हालांकि इस वीडियो में हम केवल बंगाल विभाजन की शुरुआत और कैसे कर्जन ने अपनी कूटनीतियों के चलते बंगाल को दो भागों में विभाजित किया, ये समझेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको शॉर्ट में प्रॉपर नोट्स से पढ़ना है तो आप MA 4th सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाकर और दूसरे वीडियोस देख सकते हैं जो बंगाल विभाजन पर बने हैं। क्योंकि बात यह है कि जो 3rd सेमेस्टर है और 4th सेमेस्टर है, इन दोनों का सिलेबस काफ़ी मिलता जुलता है। दोनों ही आधुनिक भारत का इतिहास 1858 से 1975 तक है, जिसके चलते बहुत सारे टॉपिक सिमिलर है, जैसे कि बंगाल का विभाजन, लॉर्ड कर्जन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। ये 3rd सेमेस्टर में भी है और 4th सेमेस्टर में भी है। तो जो वीडियो मैंने 3rd सेमेस्टर में बनाया था नोट्स के साथ, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं, या फिर पूरी डिटेल में अगर आपको चीज़ों को जानना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ पढ़ना है तो आप इस वीडियो को स्किप करके रोक कर और चीज़ों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर बुक से पढ़ाने वाला हूँ इस तरह से। और अगर आपको लगता है कि मैं समझा सकता हूँ आपको, तो फिर वीडियो को सुनते रहिए और ध्यान से देखते रहिए। बंगाल विभाजन क्या था? अंग्रेज़ों ने हमेशा चीज़ों को इस तरह से हम पर थोपा है कि उनके पास एक वैलिड रीज़न होता था। वो एक ऐसा तर्क देते थे जिसको जिसको तोड़ना या फिर जिसके खिलाफ कुतर्क करना, हमेशा से वितर्क करना हमेशा से एक बड़ी समस्या रहती थी। यहाँ पर कर्जन ने ये किया कि उसने देखा कि बंगाल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी गतिविधियाँ हो रही थी, जिसके चलते लॉर्ड कर्जन ने अपना दिमाग लगाया है कि किस तरह से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को कमज़ोर किया जा सकता था। क्योंकि वो पहले से ही कहता था कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है और मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग करूंगा, और वो भारत की स्वतंत्रता के सपने को मात्र एक मिथक मानता था, जिसके कारण उसे लगा कि अगर वो बंगाल विभाजन कर देगा तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर आंदोलन का गढ़ बंगाल बना हुआ था और बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत था जिसमें पूरा का पूरा बांग्लादेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल आते थे उस समय, जिसके चलते बंगाल एक बड़ी शक्ति के रूप में स्वतंत्रता संग्राम की बने हुए था। यहाँ पर लॉर्ड कर्जन का सबसे अप्रिय कार्य यह बंगाल विभाजन सिद्ध होता है। बंगाल प्रांत में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा आते थे। चूँकि आपको पता होगा कि बिहार से ही अलग होकर झारखंड बना है, तो झारखंड भी उसी में आता था। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल 3,97,192 किलोमीटर था। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से थोड़ा सा ज़्यादा था। तो इसकी जनसंख्या 8,50,00,000 थी और बिहार तथा उड़ीसा की जनसंख्या 2,10,00,000 थी। लॉर्ड कर्जन का तर्क था कि इतने बड़े प्रांतों का शासन चलाना कठिन था और इसका कारण प्रशासनिक दृष्टि से विभाजन आवश्यक था। कर्जन ने इसके स्पष्टीकरण में बताया कि मेमन सिंह तथा बकारगंज डिवीज़न के व्यक्ति प्रायः आपस में अपराधों और विभिन्न आपराधिक गतिविधियों के लिए कुख्यात थे और पुलिस इन लोगों से निपटने में असमर्थ थी। तो यहाँ पर क्रांतिकारियों ने तर्क दिया कि भाई साहब, अगर आपसे व्यवस्था नहीं बन रही है तो आप अपनी व्यवस्थाओं को बड़ा कर सकते हैं। ज़रूरी थोड़ा है कि प्रांतों को आप विभाजित ही करें। जैसे मुंबई की बात हो या मद्रास की बात हो, तो बॉम्बे और मद्रास में इनकी पूरी कैबिनेट जैसी व्यवस्था चल रही थी वहाँ के उप गवर्नर की, और उनकी एक कैबिनेट थी, एक परिषद थी, जिसके चलते वहाँ के शासन को आसानी से चलाया जा सकता था। तो यहाँ पर कर्जन को भी यही सुझाव दिया गया कि बंगाल में भी कुछ ऐसी ही व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब स्वाभाविक रूप में ये साबित ही हो रहा था कि ये विभाजन किस लिए किया जा रहा है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के तर्क का प्रभाव कर्जन पर नहीं पड़ने वाला था।
इसके अतिरिक्त पहले भी इस प्रकार के प्रदेश विभाजन हो चुके थे। उदाहरण के लिए 1865 में आधुनिक उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिम प्रांत बनाकर और असम को 1873 में इस प्रदेश से पृथक कर दिया गया था। 1904 में कर्जन ने पूर्वी बंगाल का दौरा किया और अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन को अंतिम रूप दिया गया। नए विभाजन में पूर्वी बंगाल और असम का एक नया प्रांत बनाया गया, जिसमें राजशाही, चटगांव तथा ढाका के 3 डिवीज़न शामिल थे। इसका क्षेत्रफल 1,70,464 किलोमीटर और जनसंख्या 3 करोड़ 10 लाख थी, जिसमें से 1 करोड़ 40 लाख मुसलमान और 1 करोड़ 20 लाख हिंदू थे। उस प्रांत का मुख्यालय ढाका में स्थापित किया गया। इसको एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन कर दिया गया। आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके बाद MA 4th सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाइए और एक बहुत ही छोटा सा वीडियो आपको मिलेगा बंगाल विभाजन पर। उसमें जाकर आप इन चीज़ों के और इम्पोर्टेंट फैक्ट को पढ़िए ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो। दूसरा प्रांत पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिलाकर बनाया गया था, जिसका क्षेत्रफल 2,26,528 वर्ग किलोमीटर था और जिसकी जनसंख्या 5 करोड़ 10 लाख थी और इसमें से 4 करोड़ 20 लाख हिंदू थे तो 90 लाख मुसलमान थे। यहाँ पर से सीधे तौर पर जो सामाजिक धार्मिक अंतर हमें यहाँ स्पष्ट हो रहा है, इससे ये पता चलता है कि किस तरह से कर्जन ने प्रशासनिक विभाजन के नाम पर बंगाल का धार्मिक विभाजन कर दिया था और स्वाभाविक था कि अब वो एक पक्ष को बढ़ावा देकर धार्मिक भावनाओं को, सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ावा देना चाहता था, जिससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कमजोर हो सके। इस विभाजन का कड़ा विरोध हुआ। बंगाली बुद्धिजीवियों ने समझा कि यह तो बंगाली राष्ट्रवादियों की बढ़ती हुई एकता पर प्रहार है और बंगालियों की परंपराओं, इतिहास और भाषा को नष्ट करने का एक पूर्वी बंगाल के लेफ्टी का प्रयास है। यह तो हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने का एक साधन है। संभवतः ऐसा कहना ठीक ही था। पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा भी था कि उसकी 2 पत्नियों में से उसे मुसलमान पत्नी अधिक प्रिय है। कर्जन ने भी इस प्रकार पूर्वी बंगाल के दौरे में यह कहा था कि विभाजन का एक उद्देश्य एक मुस्लिम प्रांत बनाना है जहां इस्लाम प्रमुख धर्म हो और उसके अनुयायियों का प्रभुत्व हो। स्पष्ट है कि पूर्वी बंगाल के मुसलमान प्रसन्न थे क्योंकि उन्हें यह दिख रहा था कि उन्हें मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत में राजनीतिक और आर्थिक लाभ होंगे। लॉर्ड कर्जन का कहना था कि बंगाल के विभाजन का मेरा उद्देश्य प्रशासनिक सुविधाएं भर नहीं है। मैं एक मुस्लिम प्रांत बनाना चाहता हूं जहां इस्लाम प्रधान होगा तथा इस्लाम के अनुयायियों का बोलबाला हो जाएगा। इस विभाजन से पूर्वी बंगाल के मुसलमानों को वह एकता प्रदान होगी जो मुसलमान बादशाहों और सूबेदारों के राज्य के बाद प्राप्त नहीं हुई है। परंतु जिस प्रकार यह विभाजन जनता के भीषण विरोध पर लागू किया गया वह भी दुखप्रद था। कर्जन के अनुसार यह विरोध कतिपय अनैतिक और कतिपय झूठी सूचना पर आधारित था। वो इससे यह दर्शाना चाहता था कि कर्जन ने या फिर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और कुछ गिने चुने हुए लोग सरकार की आलोचना के रूप में इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि यह प्रयास बहुत अच्छा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंट्री फ्रेजर के अनुसार यह विरोध केवल वकीलों की ओर से था क्योंकि नया उच्च न्यायालय ढाका में स्थापित होने वाला था, जिससे उन्हें कम कार्य मिलने की संभावना थी। दूसरे, यह विरोध समाचार पत्रों की ओर से भी था जो नए समाचार पत्रों के आरंभ होने से आतंकित यानी कि डरे हुए थे कि अब नए समाचार पत्र आ जाएंगे तो हमारा क्या होगा। तो कुल मिलाकर ये अभी भी आप देख रहे हैं कि जो ये फैक्ट दे रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ही हल्के मन से सोचेंगे तो बहुत ही आपको वैलिड टाइप के लगेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गलत को भी सही रूप में दिखाना ये कोई अंग्रेज़ों से सीखे। दूसरे, यह समाचार पत्रों की ओर से था जो नए समाचार पत्रों के आरंभ होने से सुसंकित थे। लॉर्ड मार्ले ने इसको निश्चित तथ्य की संज्ञा दी।
सरकार को यह भी सुझाव दिया गया कि मद्रास यानी कि चेन्नई तथा बम्बई यानी कि मुंबई की भांति इस बड़े प्रांत को एक गवर्नर और उसकी सहायक कार्यकारी परिषद के अधीन रख दिया जाए। वायसराय ने इस प्रस्ताव को असंतोषजनक कहकर रद्द कर दिया। उसने 28 जनवरी 1904 को एक पत्र में भारत सचिव को लिखा था कि 3 के स्थान पर एक व्यक्ति का राज्य यदि वह चल सकता है तो वह बहुत अच्छा है। हमें भारत में जिन बातों की आवश्यकता है वह है स्थानों का व्यक्तिगत ज्ञान तथा लोगों के साथ व्यक्तिगत संपर्क, और यह केवल तभी संभव है जब प्रशासन के मुखिया का स्थानों तथा उसके अधीनस्थ लोगों से सीधा संपर्क हो। यदि 3 व्यक्ति राज्य करते हैं तो यह असंभव ही है, और बम्बई और मद्रास के उदाहरणों से कह सकता हूँ कि इससे लाभ कम और हानियाँ अधिक। यानी कि वह मद्रास और बम्बई जैसी व्यवस्था बंगाल में नहीं चाहता था। उसे लगता था कि अगर बंगाल जैसे कि मुंबई में जो होता था, एक लेफ्टिनेंट होता था, सब लेफ्टिनेंट होता था, उसके ऊपर एक गवर्नर जनरल होता था, और इन सब के ऊपर में भारत सचिव या फिर इंग्लैंड की सरकार होती थी। तो ये कहना चाहते थे कि तीन प्रकार की व्यवस्थाएं शासन कर रही हैं, उससे अच्छा है कि एक प्रकार की व्यवस्था शासन करे। संभवतः इस समस्या का सबसे उत्तम हल वह था जो 6 वर्ष पश्चात हुआ, अर्थात बंगाली न बोलने वाले बिहार और उड़ीसा के प्रदेशों को बंगाल से पृथक कर दिया गया। दोनों ओर से भावनाएं भड़क उठी और वास्तविक समस्या को भूलकर वातावरण दूषित हो गया। यह विभाजन उस समय लागू किया गया जिस समय जापान ने रूस पर विजय प्राप्त की थी। भारतीय भावनाओं की पूर्णतया अवहेलना की गई, और 1905 में गोखले ने बनारस में कहा था, वायसराय ने दृढ़ निश्चय कर लिया है। उसके अधीनस्थ अधिकारी अपनी स्वीकृति दे चुके हैं। लोगों को क्या अधिकार था कि सम्मति प्रकट करें और मार्ग में बाधाएं उपस्थित करें। यह तो जल में नमक छिड़कने वाली बात थी कि लॉर्ड कर्जन ने उसके प्रस्ताव के विरोध में मनगढ़ंत बताया। वह विरोध जिसमें भारत के सभी ऊंचे तथा नीचे शिक्षित वर्ग, हिंदू और मुसलमान सभी इसमें सम्मिलित थे, और यह विरोध इतना तीव्र, विस्तृत और स्वाभाविक था कि जितना हमारे राजनीतिक आंदोलन के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। कर्जन ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया और झुकना अस्वीकार कर दिया। बंगाली नवयुवकों ने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर लिया और इसे समाप्त करने की शपथ ली। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इस विरोध के नेता बन गए और जनता का नारा बन गया, बनर्जी झुकेगा नहीं। आधुनिक अनुसंधानों ने यह पूर्णतया सिद्ध कर दिया है कि कर्जन के उद्देश्य राजनीतिक और कूटनीतिक दोनों थे। उसने बंगालियों की बढ़ती हुई राजनीतिक जागृति को समाप्त करने का एक मार्ग निकाला था। उसने एक निजी और गोपनीय पत्र में 17 फरवरी 1904 को भारत सचिव को लिखा था, ये बंगाली अपने आप को एक राष्ट्र मानते हैं और वे उस समय का स्वप्न देख रहे हैं जब अंग्रेज यहाँ से निकाल दिए जा चुके होंगे और कलकत्ता के राजभवन में एक बंगाली बाबू बैठा होगा। वे लोग निश्चय ही अपने इस स्वप्न को साकार करने में किसी बाधा को उपस्थित करने को अच्छा नहीं मानते। यदि हमने इस समय तनिक भी शिथिलता दिखाई तो उनके सोच से हम पीछे हट जाएंगे, और तो हम बंगाल को पुनः कभी भी जीतने में सफल नहीं होंगे, और आप भारत के पूर्वी भाग में उन शक्तियों को दृढ़ कर रहे होंगे जो हमारे लिए भविष्य में निश्चय ही कष्टदायक सिद्ध होंगी। प्रशासनिक रूप से यह कितना ही न्यायसंगत क्यों न हो, बंगाल का विभाजन कर्जन की सबसे बड़ी भूल थी और इसने उसके जीवन में कलंक का काम किया। इससे भारत ब्रिटिश संबंधों में कटुता आ गई। इससे हिंदू मुसलमानों के बीच भी वैमनस्य बढ़ गया, क्योंकि मुसलमानों ने यह अनुभव किया कि हिंदुओं ने मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत में उपलब्ध होने वाले अवसरों से वंचित कर दिया है। परंतु इस संबंध में हुए आंदोलन से राष्ट्रीय आंदोलन को अत्यधिक लाभ पहुंचा और 1911 में यह विभाजन रद्द कर दिया गया। इससे स्वदेशी की भावना के अतिरिक्त एक नई शक्ति का अनुभव भी हुआ, और कुल मिलाकर इस बंगाल विभाजन ने यह साबित करने का प्रयास किया
कि अगर भारतीय एकजुट हो जाते हैं और आंदोलन करते हैं तो फिर भारत की आज़ादी भी कोई दूर नहीं है। तो एक प्रकार से इस बंगाल विभाजन का भारत के लिए और क्रांतिकारियों के लिए सकारात्मक प्रभाव और परिणाम निकल कर आया, क्योंकि बंगाल विभाजन ने भारतीयों के मन में, खास तौर पर बंगालियों के मन में मातृभूमि के प्रति प्रेम पैदा किया, अंग्रेज़ों के प्रति नफरत पैदा की, और जो सांप्रदायिकता बाद में हमें नज़र आती तो हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, या हिंदू मुस्लिम का वैमनस्य शुरुआत में ही दिख गया, जिसे आगे चलकर शांत कर दिया गया और फिर आगे क्रांतिकारियों या फिर देश को आज़ादी दिलाने में इसके चलते महत्वपूर्ण सहायता मिली। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। हेलन केलर कहते हैं, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ और सबसे सुंदर चीज़ों को देखा या छुआ नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। इसीलिए ये कोशिश ना करें कि दुनिया की हर खूबसूरत चीज़ या अच्छी चीज़ आपको मिल सकती है। कई बार वो चीज़ केवल महसूस करने के लिए होती है। जब हम सफल होते हैं तो सफलता सिर्फ महसूस हो सकती है। सफलता को पकड़कर हमेशा के लिए कैद नहीं किया जा सकता। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।